हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस कैसे करते हैं, कैसे आप एक पर्टिकुलर इक्वेशन का फॉर्मूला लिख सकते हो, फिर उसे बैलेंस कर सकते हो, क्यों हम एक इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। आई होप आपने प्रैक्टिस करा होगा। सो नेक्स्ट हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे। तो फर्स्ट टाइप इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एज द नेम सजेस्ट, अगर आप देखोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं जब दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज जो है वो कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही है, उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए और बी कंबाइन करके मान लो बना रहे कुछ ए बी, ठीक है। तो ए और बी क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए, और ए बी क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो दो या फिर दो से ज़्यादा जो रिएक्टेंट्स है वो कंबाइन करके अगर आपका एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे ही नाम से पता चल रहा है कि दो चीज़ें कंबाइन हो रही हैं और एक प्रोडक्ट बना रही हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। ये भी आपको नेम्स याद होने चाहिए, इनके कॉमन नेम। क्विक लाइम को जब हम वाटर से ट्रीट करते हैं तो वो बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज दी स्लिकिड लाइम। ठीक है, तो ये एक टाइप का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स जो है एक प्रोडक्ट दे रहे हैं। सिमिलरली इफ यू सी हियर इन द सेकंड रिएक्शन, कार्बन प्लस O2 इज गिविंग यू CO2। ठीक है, जब हम लोग कोल को बर्न करते हैं, कोल जो होता है हमारे पास फॉर्म ऑफ कार्बन ही होता है, तो जब हम उसे बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो मिलता है क्या हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे भी देखो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप देखोगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, तो ये भी एक क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जिस भी रिएक्शन में अगर आप देखोगे कि एक या दो, इनफैक्ट दो से ज्यादा या फिर दो जो रिएक्टेंट्स है वो कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट देखो, सेकेंड टाइप आते हैं हमारे पास डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस देखोगे तो वो एकदम ऑपोजिट है ऑफ दैट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसे बोलते हैं ऑपोजिट ऑफ दैट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब यहाँ पे एक रिएक्टेंट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे, डिकम्पोज हो रहा है, मतलब कि एक चीज टूट के जो है वो बहुत सारी चीजों में बन रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम मेरे पास तीन टाइप की डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन पढ़नी है, थर्मल डीकॉम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डीकॉम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन। तो फर्स्ट वन देखो, थर्मल डीकॉम्पोजिशन। थर्मल डीकॉम्पोजिशन में अगर आप देखोगे तो जैसे ये है आयरन सल्फेट जो है, ये क्या कर रहा है कि हीट लेके, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो किसी सब्सटेंस को और तब वो डिकम्पोज हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। और हीट का हम लोग साइन देते हैं एक ट्रायंगल से। ठीक है, कि हम लोग हीट प्रोवाइड करी है हम लोगों ने, तो हम उसे ट्रायंगल साइन से डिनोट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे हमारे पास फेरस सल्फेट जो है वो थर्मल डिकम्पोज होके ऑक्साइड ऑफ आयरन बना रहा है, SO2 बना रहा है और SO3 बना रहा है। तो एक रिएक्टेंट मेनी प्रोडक्ट्स। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट को देखो, थर्मली डिकम्पोज करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो ये भी क्या हो गई, थर्मल डिकम्पोजिशन। एक रिएक्टेंट वेरियस प्रोडक्ट्स। यहाँ पे भी देखो, लेड नाइट्रेट को अगर हम थर्मली डिकम्पोज करें, मतलब अगर हम हीट प्रोवाइड करें तो तीन प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, दैट इज लेड ऑक्साइड, NO2 और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये टाइप का क्या हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में। इसका जो है एक नाम होता है इलेक्ट्रोलिसिस, एक मेथड का नाम होता है इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि करंट के थ्रू या फिर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम एक रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है कि उस रिएक्शन को हैपन करवाते हैं बिकॉज ऑफ दैट ऑफ करंट। करंट ही एक ड्राइविंग फोर्स की तरह एक्ट करता है जिससे वो रिएक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो इसको आप बोलोगे करंट या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जहाँ पे हमारे पास केमिकल एनर्जी बनती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या बनेगी, केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिया, दो मेटल प्लेट्स ली। मान लो मैंने प्लैटिनम की मेटल प्लेट्स ली यहाँ पे। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं मेटल प्लेट्स को इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड्स। जिसमें से एक होगा उसको हम लोग बोलते हैं एनोड और दूसरा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। तो एनोड हियर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड
और कैथोड हियर इज नेगेटिवली चार्ज। आपने थोड़ा बहुत फिजिक्स में भी पढ़ लिया होगा कि जिसको भी हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से लगाते हैं वो इलेक्ट्रोड बन जाता है पॉजिटिव इन नेचर, और जिसको हम नेगेटिव टर्मिनल से लगाते हैं वो बन जाता है नेगेटिव इन नेचर, दिस इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्योंकि छोटा है, छोटे को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल, और बड़ा है तो पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे देखो ये आपका हो गया क्या एनोड, और ये आपका हो गया क्या कैथोड। ठीक है, और आपने एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एक सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग जो कि कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अभी हम इसके डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि 12th क्लास में पूरा चैप्टर है इसके ऊपर बेस्ड। तो यहाँ पे इतना समझ लो, एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। मान लो मैंने पानी ले लिया। अब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू क्या हो रहा है कि ये जो वाटर होगा डिकम्पोज कर जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। मतलब एक इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और दूसरी इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। So this is called electrolytic decomposition. Why electrolytic decomposition? Because we are using electrical energy or current to drive a reaction, to drive a decomposition reaction. तो water यहाँ पे किस में convert हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। नेक्स्ट आता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। सो व्हाट इज बेसिकली फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कि जहाँ पे आप सनलाइट के थ्रू एक कंपाउंड को या फिर एक मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करवा रहे हो, उसे हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो सनलाइट भी लिख सकते हो, उसकी जगह आप एच न्यू भी लिख सकते हो। ये आप पढ़ोगे कि हम लोग सनलाइट को एच न्यू क्यों लिखते हैं इन योर 11th क्लास। सो अभी फॉर द टाइम भी अगर एच न्यू लिखा हुआ है मतलब कि सनलाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो AgCl को जब मैं सनलाइट में रखती हूँ तो वो सिल्वर और क्लोरीन गैस देता है। सिमिलरली सिल्वर ब्रोमाइड को अगर मैं रखती हूँ तो वो Ag और Br2 गैस देता है। ठीक है, तो ये इसी वजह से होता है, ये ग्रेइश कलर का होता है। ये जो सिल्वर होता है ये ग्रेइश कलर मिलता है मुझे। मान लो जैसे AgCl वाइट है, ठीक है, मैंने उसे सनलाइट में रखा, वो ग्रे कलर का हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उसमें से क्लोरीन गैस तो इवेपोरेट हो गई और जो Ag है वो हमारे पास ग्रे कलर का बच गया। सो दिस कंफर्म्स द फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ AgCl एंड AgBr। इनको हम लोग दोनों कंपाउंड्स को ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट जो पिक्चर्स होती हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने 3 टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ी। कौन कौन सी, थर्मल जो हीट के थ्रू होगी, फोटोकेमिकल जो लाइट के थ्रू होगी, और इलेक्ट्रोलिटिक जो करंट के थ्रू होगी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज द नेम सजेस्ट, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है AX, ठीक है, और मैंने उसमें डाला Y। तो Y क्या कर रहा है, X की जगह ले रहा है AX में और बना ले रहा है कंपाउंड A के साथ, दैट इज AY प्लस X। तो देख रहे हो Y ने क्या करा है, X को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट लिया मैंने एक बीकर में जो कि होता है ब्लू कलर का, और उसमें मैंने डाल दी आयरन फिलिंग्स। ठीक है, आयरन नेल्स डाल दिए मान लो। तो क्या होता है कि वो ब्लू कलर जो है वो धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ब्लू कलर फेड्स, इसका मतलब अब जो सॉल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट नहीं बचा, और आयरन फिलिंग्स के ऊपर एक ब्राउन कलर की रस टाइप सी जम जाती है। तो इससे ये कंफर्म होता है कि कॉपर सल्फेट जो है अब कॉपर सल्फेट नहीं रहा आयरन फिलिंग्स डालने के बाद, रादर आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इस वजह से उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। सिंपल सी बात है कि अगर कोई बंदा स्ट्रांग होगा तभी तो आपको आपकी जगह से हिला पाएगा ना। तो ऐसे ही आयरन क्या है, कॉपर से स्ट्रांग है, मोर रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा, कॉपर को उसकी जगह से निकाल के फेरस सल्फेट बना देगा, और ये जो कॉपर बचा, ये जो कॉपर बना आपका, ये कॉपर डिपॉजिट हो जाता है आयरन नेल्स के ऊपर। तो जो ब्राउन कोटिंग आ रही थी आयरन के ऊपर वो किसकी आ रही थी, कॉपर की। और देख लेते हैं, जैसे जिंक है उसे कॉपर सल्फेट में डाला तो उसने क्या बना दिया, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, यानी कि जिंक ने कॉपर की जगह ले ली, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसको डिस्प्लेस कर दिया। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और rather to be more specific it is a type of a single displacement reaction, single displacement reaction। अभी हम पढ़ेंगे कि हम इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लेड प्लस कॉपर क्लोराइड इज गिविंग यू लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि लेड कॉपर की जगह ले रहा है और क्लोरीन के साथ कंपाउंड बना रहा है, तो ये भी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज लेड इज मोर रिएक्टिव दैन दैट ऑफ कॉपर।
अगर लेड रिएक्टिव नहीं होता कॉपर से तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होती। तो कंडीशन आपको ये देखनी पड़ेगी कि कौन स्ट्रांग है। अगर जो कंपाउंड में ऑलरेडी प्रेजेंट है वो स्ट्रांग है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन आप जो ऊपर से डाल रहे हो, जो एडिशनली डाल रहे हो, अगर वो स्ट्रांग है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और वो उसको उसकी जगह से या उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करके खुद वो जगह ले लेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब समझ में आएगा कि हम उसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहे थे। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज होता है। देखो यहाँ पे जैसे Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड है, ठीक है, क्या करा कि सोडियम तो इधर चला गया और Ba इधर चला गया। अब क्या जरूरत है सोडियम को इधर जाने की और बेरियम को इधर जाने की। बात यह है कि जब मेरे पास प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जैसे BaSO4 और 2NaCl, ये मेरे पास ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दैट ऑफ रिएक्टेंट्स। इस वजह से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, ठीक है, क्योंकि BaSO4 इज मोर स्टेबल दैन BaCl2 एंड NaCl इज मोर स्टेबल दैन Na2SO4। इस वजह से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि एक्सचेंज होगा बेसिकली, ठीक है। वहां पे हम लोग क्या ले रहे थे, देखो इधर सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या था कि एक जना ही डिस्प्लेस कर रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। व्हाट इज बेसिकली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इट इज कॉमनली फाउंड इन लैब्स, राइट। लैब्स में हम लोग देखने के लिए मिलता है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है। मान लो आपने कोई चीज ली, एक्वस चीज ले ली, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया, मान लो Na2SO4 था, वो पानी में घुला हुआ था तो वो हो गया एक्वस। बेरियम क्लोराइड भी मैंने एक्वस ले लिया, मतलब ये भी पानी में घुला हुआ था तो हो गया एक्वस। लेकिन जब ये रिएक्शन हुआ तो मैंने देखा कि कुछ सॉलिड जो है वो नीचे बैठ गया है और बाकी सॉल्यूशन ऊपर है। तो ये जो सॉलिड फॉर्म हुआ इसे मैं बोलती हूँ प्रेसिपिटेट या फिर PPT इन शॉर्ट फॉर्म। तो ऐसे रिएक्शंस जहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, एक सॉलिड फॉर्म होता है, एक सॉलिड रेसिड्यू बच जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे Na2SO4 था एक्वस, BaCl2 भी क्या था एक्वस, और बेरियम सल्फेट जो बन रहा है वो बन रहा है सॉलिड और NaCl बन रहा है एक्वस, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है। अगर ये इनसॉल्युबल है तो ये तो पानी में घुलेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, ये सेपरेट आउट हो जाएगा। सो बिकॉज इट इज सेपरेटिंग आउट इट इज नोन एज अ प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता है उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं, रिडक्शन होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा। रिडक्शन कहाँ पे होगा, जहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होगा और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होगा, ठीक है। तो पहले रिएक्शन में देखो कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, पहले सिंगल कॉपर था, उसके बाद कॉपर के साथ ऑक्सीजन ने कंपाउंड बना लिया, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन जा रहा है, तो ये पार्ट जो हुआ रिएक्शन का वो कौन सा हुआ, रिडक्शन रिएक्शन, बिकॉज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। लेकिन हाइड्रोजन से जब वाटर बन रहा है तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि इट इज अ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे रिएक्शंस जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, उन रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और रिडक्शन भी हो रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन के पास ऑक्सीजन आ रहा है तो ये पार्ट क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन, कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। जिंक ऑक्साइड का देखो पहले ऑक्सीजन था लेकिन अब नहीं है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन, ऑक्सीजन यहाँ से जा रहा है तो ये हो गया रिडक्शन। यहाँ पे नेक्स्ट देखो MnO2 plus 4HCl is giving MnCl2 plus H2O plus क्लोरीन,
तो यहाँ पे देखो पहले मैंगनीज के पास ऑक्सीजन था, अब क्या नहीं है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ Mn, मैंगनीज। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था लेकिन अब ऑक्सीजन आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो बेसिकली ऐसे आप पहचान सकते हो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। किसी के भी टर्म में याद रख लो, ऑक्सीजन के टर्म में याद रख लो या हाइड्रोजन के टर्म में याद रख लो, और हमेशा याद रखना अगर ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन रियल लाइफ। तो आप देखते हो रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे आप बाइसिकल्स लेते हो या फिर कोई भी आयरन की चीज़ जो है आप बाहर मॉइस्चर में रख देते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, मतलब कि उसमें ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है। जैसे आयरन है वो बना लेगा Fe2O3.XH2O, ऐसा कुछ कंपाउंड बना लेगा, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट। तो वो रस्ट किसकी वजह से होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन की वजह से होती है। सिमिलरली अगर आप किसका देखते हो, कोरोजन देखते हो, देखो कई मेटल्स जो होते हैं जैसे ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, ठीक है, मम्मा लोग जो ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, तो उसमें क्या होता है कि कई कबार सिल्वर का अगर ऑर्नामेंट है या फिर गोल्ड का अगर ऑर्नामेंट है तो वो ब्लैकिश हो जाता है थोड़ा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी थी और वो ऑक्सीडाइज हो गई है वो इम्प्योरिटी, इस वजह से वो ब्लैक इन कलर होता जा रहा है। वैसे तो सिल्वर कौन सा होता है, ग्रे कलर का होता है, वो इनर्ट होता है नेचर में, वो किसी से रिएक्ट नहीं करता इतनी जल्दी। लेकिन अगर आपको प्योर सिल्वर या प्योर गोल्ड नहीं दिया है, उसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज मिक्स्ड है, तो वो जल्दी से ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा, ब्लैक कलर का बन जाएगा। तो ऐसे ही बोलते हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो कि कोरोडेड हो जाते हैं, तो इन्हें बोलते हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। अब ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम कोरोजन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर आप मान लो जैसे आयरन है, ठीक है, वो रस्ट पकड़ रहा है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कोरोजन ओनली, तो हम लोग उस पर कुछ ऐसी चीज़ लगा दें जो कि थोड़ी बहुत इनर्ट है, ठीक है, जो ऑक्सीजन से जल्दी से रिएक्ट नहीं करती, जो ऑक्सीडाइज जल्दी नहीं होती, तो हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन कौन सा प्रोसेस होता है, जहाँ पर आप एक मेटल को दूसरे मेटल से कोट कर दोगे ताकि वो कोरोजन से प्रिवेंट हो जाए। रैंसिडिटी देखो, कभी आपने लेज के पैकेट देखे होंगे, कुरकुरे के पैकेट देखे होंगे, या जो भी आप खाते हो स्नैक्स वगैरह, उसमें नाइट्रोजन गैस फिल्ड होती है, नाइट्रोजन गैस फिल्ड होती है। क्यों, क्योंकि अगर उसमें गैस फिल नहीं करेंगे, नाइट्रोजन गैस फिल नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि वो चिप्स जो होंगे, जो खाना जो आपका होता है, वो क्या होता है कि अगर आप बाहर रख देते हो कुछ ज़्यादा टाइम के लिए, समर्स में थोड़ा 2-3 घंटे भी अगर आप बाहर रख देते हो, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसमें से स्मेल आने लग जाती है, वो रैंसिड हो जाता है, खाने लायक नहीं बनता, खट्टा हो जाता है खाना। सिमिलरली चिप्स के लिए क्या होता है, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाए, हम उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन गैस भरने से क्या होगा कि वो एयर से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, और ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, तो जल्दी से चिप्स खराब नहीं होते, 6 महीने तक अप्रॉक्सीमेटली ये चिप्स वगैरह चल जाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस विच मेक्स द एटमॉस्फेयर इनर्ट, विच मेक्स द एटमॉस्फेयर ऑफ चिप्स या फिर कुरकुरे या फिर जो भी आप सब्सटेंस ले रहे हो इनर्ट, ठीक है। नेक्स्ट और एक लास्ट चीज है, दैट इज द एंडोथर्मिक एंड द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडो मतलब क्या होता है कि इन, इनसाइड, एक्सो मतलब होता है आउट। तो एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है, जो रिएक्शंस हीट कंज्यूम करते हैं उन्हें बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो रिएक्शंस हीट बाहर छोड़ते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक रिएक्शन वेसल लिया यहाँ पे, ठीक है, रिएक्शन वेसल लिया, मैंने देखा कि जब रिएक्शन हुआ तो मेरे जो फ्लास्क की आउटसाइड है, यहाँ फ्लास्क की बाहर साइड जो है वो गर्म हो गया, इसका मतलब रिएक्शन ने हीट इवॉल्व करी है, तो इट इज अ टाइप ऑफ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन अगर मैं दूसरा रिएक्शन लेती हूँ, मान लो कोई भी रिएक्शन मैंने लिया, ठीक है, कोई भी मैंने रिएक्शन लिया और मैंने देखा कि जो फ्लास्क की आउटसाइड वॉल है वो थोड़ी ठंडी हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन ने हीट कहाँ से ली, फ्लास्क से ली, ठीक है, हीट फ्लास्क से ली, तो फ्लास्क का टेम्परेचर क्या हो गया, डाउन हो गया। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो हीट लेके होंगे वो होंगे एंडोथर्मिक, जो हीट देके होंगे वो क्या होंगे, एक्सोथर्मिक।
So generally if you take all combination reactions, generally there must be some exceptions, I'm already telling you that generally combination reactions are exothermic reactions, वो हीट बाहर फेंकते हैं, exothermic reactions. वाइल अगर आप देखोगे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, तो हमने पढ़ा था कि थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या करते हैं, हीट लेते हैं, तो दे आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस. थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस आर अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस. सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. ठीक है, अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो रिएक्शन बैलेंस करनी सीखनी है. टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो है, जो आज हमने पढ़ी है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के बीच का डिफरेंस हो गया, या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, और वो जो आयरन सल्फेट वाला पढ़ा था वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो एक एक चीज़ को पढ़ो, सेशन देखो, जैसे आपने पार्ट 1 वीडियो देखी उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करो. पार्ट 2 वीडियो देखी, अब तो आपका चैप्टर कंप्लीट ही हो गया, तो उसके हिसाब से चैप्टर सॉल्व करना शुरू करो. तो क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे जितने ज़्यादा, उतनी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी. और एनसीईआरटी ज़रूर रीड करो. ठीक है, वैसे तो मैंने सारे पॉइंट्स कवर करवा दिए हैं, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर्ड है, मतलब मैक्सिमम क्या मैंने सारा ही करवा दिया ऑलमोस्ट. तो आप अब क्या करोगे कि उसे एक और बार रीड करोगे, सेशन देखोगे, एनसीईआरटी को रीड करोगे, तो आपकी मेमोरी में वो रिएक्शंस जो है या फिर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो फिट हो जाएंगे. तो आपको दोबारा इतनी रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करना, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इटसेल्फ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.